मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों पश्चिम बंगाल की लड़ाई अगर मैं कहूं तो इस वक्त देश की या बीते 4-5 सालों में अगर देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। ये इतनी बड़ी चुनावी लड़ाई है कि इसका असर जो है वो भारत के कम से कम 5 सालों की राजनीति पर पड़ने जा रहा है। और इस लड़ाई को जो जीतेगा वो आगे जाकर के राष्ट्रीय राजनीति में, दिल्ली में उसकी जो धमक है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर देखा जाए तो ये जो लड़ाई है ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए ना सिर्फ एक प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बल्कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई उन सभी लोगों के प्राणों पर भी एक, या वो सभी लोग जो कि बंगाल के रहने वाले हैं उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। 4 मई के बाद न जाने किस पर तलवारें बरसेंगी, न जाने किसके घरों में आग लगेगी, क्योंकि वहाँ हिंसा हर साल होती है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं, ये पूरा युद्ध होता है। और वहाँ पे चुनाव के बाद हिंसा जो है वो अवश्यम भावी है, वो होनी ही होनी है। यानी बंगाल सुर्खियों में रहेगा, 4 मई को भी रहेगा, 4 मई के बाद भी रहेगा। तो आखिर चुनाव में होने क्या जा रहा है, बंगाल में क्या होने जा रहा है। मैंने बंगाल पे कुछ वीडियो पहले बनाए थे, मैंने लोगों से बातचीत की थी। और उस वक्त जब मैंने लोगों से बातचीत की थी तो बंगाल के लोगों ने जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई, लोगों ने ये कहा कि बंगाल में लड़ाई जो है वो 50-50 की लड़ाई है। पहले जो कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ममता को एज है। इसके बाद ये हुआ कि लड़ाई 50-50 की है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी हर चुनाव को हमेशा जब आखिर के दिनों में बहुत तेज़ी से लड़ती है, बहुत ज़्यादा तेज प्रहार करती है, इसके लिए उसको जाना भी जाता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं साहब कि बंगाल में हवा बदल चुकी है, बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब बंगाल में बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें जीत लेगी चुनाव में। इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। पर एक्चुअल बंगाल में होने क्या जा रहा है, क्या बंगाल किस तरफ जाता दिख रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा हमको बंगाल के अंदर जो बंगाल की लड़ाई है उसके जो आंकड़े हैं, उन वोट परसेंटेज पर हमें एक बार गौर करना पड़ेगा। और किस पार्टी का कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन कब रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। मित्रों आज तक पश्चिम बंगाल के अंदर जो बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 40% वोट का रहा है। 40% से ज़्यादा वोट आज तक कभी भी बीजेपी को बंगाल में नहीं मिला है। और अगर उसको बंगाल जीतना है तो उसको कम से कम 45% वोट उसको लाना पड़ेगा बंगाल जीतने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ममता की, तो ममता बनर्जी को जो पिछला चुनाव हुआ उसमें भी उनको लगभग 48% उनको वोट मिला था। 48% वोट मतलब 50% के करीब समझ लो वोट। लेकिन उस वक्त जो है लोग ये कहते थे कि साहब ममता बनर्जी को जो वोट पड़ता है वो छापा वोट पड़ता है, बेईमानी का वोट पड़ता है, वहाँ पे मरे हुए लोग आकर के वोट डाल देते हैं। आज तक कभी बंगाल के अंदर फेयर इलेक्शन हुए ही नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो 48% वोट का जो है ये तो फर्जी वोटों की एक पूरी ढेर है जो कि आपको आंकड़े के रूप में नजर आ रही है। लेकिन बंगाल की अगर हम आबादी पे गौर करें, बंगाल की जनसंख्या के अनुपात पे अगर गौर करें और वहां पे अगर हम समझें तो बंगाल में सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो ये है कि बंगाल में 25% से 28% के बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर करीब 27% वहाँ पे वोट जो है वो वहाँ पर मुस्लिम वोट है। बड़ा चंक वहाँ पे मुस्लिम वोट का है। आप मान के चलो कि 27% है तो वो आप समझ लो कि इतनी ज़बरदस्त वोटिंग करते हैं कि जब कुल वोट पड़ा होगा तो उसका 30% वोट जो है वो मुसलमान का वहाँ पे रहा होगा। ये आप मान कर ही चलो, उससे कम वोट तो नहीं रहा होगा। दूसरी तरफ बंगाल में एक और अलग लोग अपनी दुनिया का है जिसे कहते हैं भद्र लोग। यानी ये दुनिया का एक ऐसा भद्र लोक है, भारत का एक ऐसा रहस्यमय लोक है कि जिसकी राजनीति का रहस्य जो है आज तक कोई समझ नहीं पाया कि आखिर ये चाहते क्या हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है और ये क्यों आखिर
भाषाई राजनीति में इतने उलझे हुए हैं और क्यों कभी किसी राष्ट्रीय राजनीति से उनका सरोकार नहीं रहता, क्यों वो राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टियों से अलग रहते हैं। यह अपने आप में एक रहस्यमयी लोक माना जाता है, एक भद्र लोक। ये एक अजीब तरह की पूरी दुनिया है जिसके बारे में बाहर जो लोग बैठे हैं वो समझ नहीं पाते कि आखिर यह है क्या। और बंगाल अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहां की पूरी जो राजनीति है वो बाकी राज्यों से पूरी तरह से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आप देखिए, बंगाल का जो भद्र लोक है वो क्या है? वो अपर कास्ट है। सिर्फ एकमात्र बंगाल का ही ऐसा भद्र लोक है, अपर कास्ट है, जो कि मुसलमानों के साथ मिलकर के वोट देता है। यानी मुसलमान और भद्र लोग मिलकर के वोट देते हैं, एक साथ होकर वोट देते हैं। बाकी पूरे भारत में अक्सर दिखा जाता है कि जो अपर कास्ट होता है और जो मुसलमान होता है वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं और एक दूसरे के विरोध में ही वोट देते हैं। लेकिन बंगाल में जो भाषाई और जो कल्चर और भाषा की जो बात है, वहाँ पे जो मुसलमानों का, जो बंगाली मुसलमान है, जो वहाँ का भद्र लोग है, क्योंकि दोनों का कल्चर बांग्ला हो जाता है, बांग्ला भाषी हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे नज़र आता है कि वहाँ पे जो भद्र लोग है वो वहाँ पे मुसलमानों के साथ मिलकर के वोट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश के तमाम राज्यों में देखा जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट होता है या जो ओबीसी होता है उसका वोट लेने के लिए बीजेपी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बंगाल के अंदर ऐसा नहीं है। बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का वोट बहुत आराम से मिल जाता है। लेकिन उसको भद्र लोग के लिए यानी अपर कास्ट का वोट लेने के लिए उसको एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगाना पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान, 30% मान लो, अगर जो वोट डालेंगे तो 30% होगा, जिस तरह से वो एग्रेसिव वोट करते हैं। कुल वोट जब पड़ेगा उसमें 30% मानो मुसलमान वोट होगा और 25% लगभग वहां पे भद्र लोग हैं जो माना जाता है। अगर इसको देखा जाए तो 55% वोट है जो सीधे सीधे ममता का वोट है। मतलब अब तक ये माना जाता रहा है कि ये वोट जो है ममता का वोट है। और इसमें भी जो 30% मुसलमान का वोट है वो कहीं खिसकने वाला नहीं है, वो जहां है वहीं रहेगा, वो ममता के पास ही जा रहा है, कोई उसमें सेंध नहीं लग रही है। लेकिन जो बीजेपी की पूरी उम्मीद है वो उसी भद्र लोक से है कि जो भद्र लोक है, जो अपर कास्ट हिंदू है, वो वहां पर अगर उसको वोट देता है तो फिर बीजेपी जो है वो जंग में आ सकती है, तो बीजेपी जो है वो बंगाल का चुनाव जीत सकती है। लेकिन देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो प्रोपेगेंडा होता है, जो एजेंडा होता है, वो कितना जबरदस्त होता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि साहब अगर बीजेपी आएगी तो यहां पे लोग मछली नहीं खा पाएंगे, लोग मच्छी भात नहीं खा पाएंगे। इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा किया कि बीजेपी के जो ब्राह्मण नेता, जो अपने आप को यूपी में सब में ब्राह्मण नेता बताते घूमते थे, आप जानते ही हैं कौन कौन, नाम नहीं लूंगा मैं, उन सभी लोगों को ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर मच्छी खाने पर मजबूर कर दिया, मछली खाने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता मछली लेकर घूम रहे थे मंच पर। शिवेंदु अधिकारी जो है वो मछली लेकर के मंच पर जो है वो जाते थे कि साहब मछली खाने में कोई दिक्कत नहीं, सब खाएंगे मछली, चुनाव के बाद भी खाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप सोचिए कि एक तरफ तो पूरा जो चुनाव है, खासकर जो सेकंड फेज है, वो ममता बनर्जी की बनाई हुई पिच पर लड़ा गया कि मच्छी भात नहीं खाने देंगे। बीजेपी के नेता मच्छी भात खाने पर मजबूर हो रहे थे। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि साहब ममता चुनाव हार रही है। जब ममता चुनाव हार रही है तो एक सवाल उठता है कि फिर सारे बीजेपी नेता बैठ करके मच्छी भात खाने पर क्यों मजबूर हो गए, वो भी ब्राह्मण नेता। तो सारी लड़ाई इस बात की है कि बीजेपी भद्र लोग के वोट बैंक में कितनी सेंध लगा सकती है। इसके लिए उसने मच्छी भात वाले एजेंडे को पकड़ा। अब सवाल यह है बड़ा गंभीर कि इस 55% जो पूरा एक वोट है, इसमें सब वोट तो ममता को नहीं मिल जाएगा। इसमें से कुछ वोट कांग्रेस को भी मिलेगा, कुछ वोट सीपीएम को भी मिलेगा। और इसीलिए जो पिछला चुनाव जो भी हुआ लेटेस्ट, उसमें 48% वोट फिर भी ममता बनर्जी ले गई और 40% के करीब ऐसा वोट जो है बीजेपी को मिलता है वहां पे। तो अगर ममता गिरेगी भी, अगर ममता की सीटें अगर कम भी होती हैं या ममता का वोट परसेंट अगर गिरता भी है, तो भी ममता का वोट परसेंट गिर करके 45% पे, 44% पे क्या चला जाएगा, क्या 43? अगर ममता का वोट 45% के नीचे चला गया तो फिर ममता ये चुनाव हारेंगी।
और अगर उनका वोट 45% के नीचे नहीं गया तो ममता को कोई हरा नहीं सकता है। अब सारी लड़ाई जो है वो 3% वोट की है कि कौन 3% वोट भद्रलोक से खींच ले। या तो अगर ममता अपने किले को मजबूत रखे, वैसे ही कोई ठेसिंदा लड़ने दें, तो फिर ममता जीत जाएंगी। लेकिन अगर भद्रलोक में 3% वोट यहाँ वहाँ हो गया तो ममता के लिए दिक्कत होगी। महिला का वोट भी अपने आप में महत्वपूर्ण वहाँ पे है, लेकिन महिलाओं के लिए पहले से ममता बनर्जी ने कई वहाँ पे योजना चला रखी हैं, लक्ष्मी भंडार वगैरह। तो एक तो वहाँ की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वोट के हिसाब से देखें, अगर वोट बैंक के हिसाब से देखें तो ममता का पलड़ा निश्चित तौर पर बहुत मजबूत नजर आता है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे सबसे बड़ा जो खेल हुआ है वो SIR का हुआ है। देखिए SIR ये पहली बार हो रहा है कि साहब SIR के बाद जो चुनाव होने जा रहा है। अब SIR में आखिर वोट कटा किसका ज्यादा है? अब जो लोग बात करें साहब कि 92% वोटिंग हो गई, वो कोई मतलब नहीं है। जितना वोट परसेंट, जब वोट ही कट गया तो वोट परसेंट बढ़ना ही बढ़ना है। पिछली बार की तरह 82% करीब वोट मान को चलो, इतना ही वोट हुआ है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन चीज ये है कि आखिर जो SIR हुआ है उसमें किसका कितना वोट कटा है। अब हमें पास जो सूचना है वो ये है कि बहुत सारे मतुआ जो है हिंदू, उनका वोट कट गया और वो नाराज भी है बीजेपी से। यानी उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ वोट मुसलमानों का ही कटा है, उसमें वोट हिंदुओं का भी कटा है। लेकिन उसमें फिर ये भी लोगों का तर्क है साहब कि नहीं, हिंदुओं का वोट जो कटा है ये वो दरअसल बांग्लादेशी मुसलमान है जो यहाँ पे हिंदू नाम रख करके रह रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन ये है कि 60% वोट लगभग इसमें हिंदुओं का कटा है, 40% वोट लगभग मुसलमानों का कटा है। और फर्जी वोटिंग इस बार बिल्कुल हो नहीं पाई। फेक वोटिंग जो ममता कराती थी वो तो हो नहीं पाई, वो जो होती थी हमेशा। वोट तो फर्जी नहीं डल पाया, जहां तक अपना सबका मानना है। छापा वोट नहीं हो पाया। तो SIR, अगर जो लोग ये कह रहे हैं साहब कि 200 प्लस सीट ममता जीत लेगी, 200 सीट बीजेपी जीत लेगी, तो दरअसल वो SIR के उस पर कह रहे दम पे कि SIR ऐसा हो गया है कि पूरी जो गणित है वो बीजेपी के पक्ष में चली गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इस हिसाब से लोग दावे कर रहे हैं कि साहब बीजेपी 200 सीट जीत लेगी बंगाल के अंदर। लेकिन सब चीज़ों को देखते हुए जो मेरा अपना आकलन है वो ये है बंगाल को लेकर के, पश्चिम बंगाल को लेकर के, कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार जो भी बनाएगा वो बड़ी मुश्किल से बनाएगा, बहुत खींच-खांच के बनाएगा। और ना सिर्फ खींच-खांच के बनाएगा बल्कि बहुत कांटे की टक्कर होगी, आखिरी दिन तक होगी। छोटी छोटी कम अंतर से वहाँ पे मार्जिन से वहाँ पे फैसले होंगे, सीटें इधर उधर होंगी। ममता पिछली बार के मुकाबले, मुझे तो लग रहा है कि पिछली बार के मुकाबले ममता कमज़ोर जरूर हुई है। बीजेपी मजबूत भी हुई है, लेकिन फिर भी वही है कि हाथी कितना भी दुबला होगा फिर भी हाथी ही रहेगा। तो मेन बात यही है कि SIR से बीजेपी को कितना लाभ होता है और फेक वोट हटाने से बीजेपी को कितना लाभ होता है। अगर सब कुछ मिल जाए, अगर सब कुछ बीजेपी के फेवर में चला जाए, तब बीजेपी, मेरा मानना है कि 150-160 वोट सीटों तक खींच सकती है। उसके पीछे बड़ी बात यह है कि आज भी वहाँ पर अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल के अंदर, तो जो अपर कास्ट है वो मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं मानता है और उसको इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि जो वहाँ पे दलित OBC हैं उनको वहाँ पे मुसलमान प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको इस सबसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के किसी भी नेता ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम किया भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ पे बीजेपी या TMC जो भी सरकार बनाएगी वो खींच-खांच की सरकार बनेगी, कांटे की टक्कर होगी और 100 और दोनों पार्टियों के बीच में अंतर जो है वो मुश्किल से 10 से 20 सीटों का अंतर होगा, इतना इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, चाहे कोई भी सरकार बनाए। हाँ, लेकिन ये है कि सरकार बनाने की दौड़ में बीजेपी भी है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा इस बार और बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ने में
अपनी सारी संस्थाओं को झोंक दिया। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीआरपीएफ, मतलब पूरी ताकत लगाई इस बार। और अगर हम, वैसे तो एक राय अब देश के अंदर बन चुकी है, खासकर सामान्य वर्ग के अंदर, कि वो बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो ममता के समर्थक हो गए, पहले बीजेपी के समर्थक थे यूजीसी के बाद। लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर या तो अगर आएंगे जिहादी आएंगे या तो अम्बेडकरवादी आएंगे। मोदी जी तो अम्बेडकरवादी ही हैं। अब दोनों में से जो दोनों ही खतरनाक है हिंदुत्व के लिए। अगर मोदी आते हैं वहाँ पे और अम्बेडकर को प्रमोट करते हैं तो भी अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर वहाँ पे ममता आती हैं तो जानते हैं आपकी वहाँ पे किस तरह से घुसपैठ बढ़ती है, वो भी एक अपने में चिंता का विषय है। देखते हैं क्या होता है आगे। मैंने आपको लगभग मोटी मोटी बातें जो थी इस चुनाव की मैंने आपको बता दी हैं, और आप देखिएगा इस कल जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होता है आगे, उस पर और चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल के लिए आपकी इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं, आप टिप्पणी करिएगा कि आपने क्या देखा और आप क्या समझ रहे हैं, बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।